हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 25। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि उत्तराखंड के पहाड़ों में एक लड़की सूरज को देख रही थी और उससे जीने का कारण पूछ रही थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि काव्या थी। अब आगे 7 साल पहले देव को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, पर काव्या अभी भी बिल्कुल पत्थर बनकर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के कोने में लगी एक चेयर पर बैठी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को एकटक निहार रही थी। वहीं सरिता जी का रो रो कर बुरा हाल था, जिनको महेश जी के लिए संभालना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं सलोनी एक कोने में डरी हुई विक्की के साथ बैठी थी। देव को ऑपरेशन थिएटर में गए हुए 2 घंटे हो गए थे, पर अभी भी देव का ऑपरेशन चल ही रहा था। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर वहां से बाहर निकलते हैं तो सभी जल्दी से डॉक्टर की तरफ भागते हैं, पर काव्या अभी भी वहीं उसी हालत में बैठी थी। पर वो दरवाजा खुलता देख उसके दिल की धड़कनें जरूर बढ़ गई थी। डॉक्टर, अब मेरा बेटा देव कैसा है? वो ठीक तो है ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? महेश जी घबराते हुए डॉक्टर से पूछते हैं। रिलैक्स मिस्टर मल्होत्रा, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। हमने उनके पेट से गोली निकाल दी है और अब वो ठीक हैं। डॉक्टर महेश जी के कंधे पर हाथ रखते हुए उनको समझाते हुए कहता है, यानी हम देव से मिल सकते हैं डॉक्टर? सरिता जी डॉक्टर से पूछते हुए कहती हैं, नहीं मिसेस मल्होत्रा, अभी देव इतना भी ठीक नहीं है कि आप उससे मिल सकें। अभी वो सिर्फ खतरे से बाहर है, पर होश में नहीं है। अभी देव को कुछ घंटे हमारे ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। उसके बाद जब हम उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे तभी आप लोग देव से मिल सकते हैं। पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, देव अब ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही सरिता जी वहीं रखी चेयर पर बैठ जाती है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सरिता जी, संभालिए खुद को। डॉक्टर ने कहा ना कि देव अब ठीक है। अब देव का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर उसको ऑब्जर्वेशन में तो रखेंगे ही। और आप तो इतनी समझदार हैं, आप भी ऐसा करेंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? महेश जी सरिता जी को समझाते हुए कहते हैं। सरिता जी सामने बैठे सलोनी और विक्की को देखती हैं, जो अभी भी डरे हुए थे। सरिता जी अपने आंसू पोंछते हुए दोनों के पास जाती हैं। सलोनी, विक्की, बच्चों, तुम दोनों सुबह से यहीं भूखे प्यासे बैठे हो। जाओ तुम दोनों जाकर कुछ खा लो, वरना ऐसे तो तुम दोनों की भी तबीयत खराब हो जाएगी। पर माँ, भाई, देव ठीक है अब बेटा, और अगर उसको पता चलेगा कि तुम उसके वजह से इतनी देर तक भूखे हो तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। पर माँ, आप और पापा भी तो सुबह से भूखे हो। हम भी कुछ खा लेंगे, पर पहले तुम दोनों जाओ और कुछ खा लो। नहीं आंटी, मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं है। और आंटी दी ने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो तो बात भी नहीं कर रही है किसी से। सलोनी रोते हुए कहती है। सरिता जी काव्या की तरफ देखती हैं तो वो अभी भी वैसे ही चेयर पर बैठी हुई थी और बस उस दरवाजे को एकटक देख रही थी, जैसे अभी वहां से देव निकल कर आएगा और काव्या को गले लगा लेगा। हे भगवान, मैं इन सब में काव्या को तो भूल ही गई। तुम चिंता मत करो सलोनी, मैं हूँ काव्या के साथ। तुम विक्की के साथ जाओ, काव्या को खाना मैं खिला दूंगी। और जब तुम वापस आओगी ना तो तुम्हारी दी तुमसे बात भी करेगी। पर अभी तुम विक्की के साथ जाओ। सरिता जी सलोनी को भरोसा दिलाते हुए कहती हैं। सरिता जी के समझाने पर सलोनी विक्की के साथ चली जाती हैं। महेश जी को नर्स ने देव की कुछ दवाइयां लेने के लिए नीचे भेजा हुआ था, इसीलिए वहां सिर्फ काव्या और सरिता जी थे। सरिता जी काव्या के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहती हैं, काव्या। सरिता जी की आवाज सुनकर काव्या उनकी ओर देखती है तो अभी तक उसकी आंखों में रुके हुए आंसू अब बरबस गिरने लगते हैं। सरिता जी काव्या को गले लगा लेती हैं। सरिता जी के गले लगाते ही काव्या फूट फूट कर रोने लगती है और उसका रोना धीरे धीरे सिसकियों में बदल जाता है और वो सिसकते हुए ही सरिता जी से कहती हैं, माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से ही देव आज इस हाल में है। मेरी वजह से आप सब लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है। काश मैं आप लोगों की जिंदगी में आई ही ना होती, मैं कभी देव से मिली ही ना होती तो देव का आज ये हाल नहीं होता। अगर देव को कुछ हो गया ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी माँ। सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर देना माँ, काव्या रोते हुए कहती है। काव्या को इस तरह रोता देख सरिता जी की भी आंखें भर जाती हैं। काव्या अभी भी सरिता जी के गले लगी हुई थी।
सरिता जी काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बस काव्या बस, कितना रोगी बेटा, देव अब ठीक है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो होनी थी और होनी को तो कोई नहीं टाल सकता ना बेटा। नहीं माँ, ये होनी नहीं थी, बल्कि इन सब की वजह मैं थी। आकाश मेरी वजह से आपकी जिंदगी में आया और मेरी ही वजह से आज देव की ये हालत है। इससे अच्छा तो वो गोली मुझे लग जाती। काव्या सरिता जी से अलग होकर रोते हुए कहती है, और उससे क्या होता, बस ये कि तुम्हारी जगह मैं देव को बैठकर यहाँ समझा रही होती। काव्या, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और आगे चलकर एक दूसरे को जिंदगी भर साथ रहने का वचन देने वाले हो। उसकी तकलीफ जितना तुमको दर्द दे रही है, उतनी ही तुम्हारी तकलीफ उसको दर्द देती, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की तकलीफ महसूस करते हो, एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो और इस समय तो तुमको देव की ताकत बनकर उसके साथ खड़ा होना है। भगवान से शुक्र मनाना चाहिए कि हमारा देव बिल्कुल ठीक है, ना कि खुद पर इल्जाम लगाना चाहिए। तुम उसकी ताकत हो बेटा, यूँ रोकर खुद को और देव को कमजोर मत करो। नहीं सरिता जी, हमारी बेटी कमजोर नहीं है और ना ही ये हमारे देव को कमजोर पड़ने देगी। देखना, ये तो हर कदम पर हमारे देव का साथ देगी। क्यों काव्या बेटा, दोगी ना हमारे देव का साथ? महेश जी काव्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हाँ पापा, आप और माँ सही कह रहे हो। मुझे देव की कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बनना है। काव्या अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ये हुई ना हमारी बहादुर बिटिया वाली बात। अच्छा आप लो चाय पियो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए यहाँ बैठी हो। महेश जी चाय का कप काव्या के हाथ में पकड़ाते हुए कहते हैं, और आप भी लीजिए सरिता जी। दूसरा कप वो सरिता जी को देते हैं। नहीं पापा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। काव्या चाय का कप नीचे रखते हुए कहती है, अभी तुम देव की ताकत बनने की बात कर रही थी ना, तो बिना कुछ खाए पिए देव का ख्याल कैसे रखोगी बेटा? चाय पी लो। काव्या, सरिता जी के बहुत कहने पर काव्या जबरदस्ती चाय की 2-4 घूंट बहुत मुश्किल से अपने गले से नीचे उतारती है। इसी तरह वो रात निकल जाती है और सूरज की किरणें अगले दिन का आगाज कर देती हैं। पर देव को अभी भी होश नहीं आया था। शाम हो जाती है। हॉस्पिटल में सिर्फ काव्या और सरिता जी थे, क्योंकि धनंजय जी को देव को गोली लगने की खबर मिल जाती है और वो मुंबई पहुंचने वाले होते हैं, तो उनको संभालने के लिए घर पर किसी का होना जरूरी था और इस वक्त सिर्फ महेश जी ही उनको संभाल सकते थे। तो महेश जी को घर जाना पड़ता है और वो अपने साथ विक्की और सलोनी को भी घर ले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी पूरी रात हॉस्पिटल में ही थे। वो काव्या को भी अपने साथ चलने को कहते हैं, पर काव्या जाने से मना कर देती है। रात के 8 बज रहे थे। देव को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, पर देव अभी भी होश में नहीं आया था। सरिता जी और काव्या देव के वार्ड के बाहर लगी चेयर पर बैठे देव के होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी नर्स आकर उनको बताती है कि देव को होश आ गया है और वो लोग उनसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही काव्या और सरिता जी जल्दी से देव के रूम की तरफ बढ़ते हैं, पर दरवाजे पर पहुंचते ही काव्या के कदम रुक जाते हैं। क्या हुआ काव्या, रुक क्यों गई? जल्दी चलो, तुमने सुना नहीं, देव को होश आ गया है। सरिता जी खुश होते हुए कहती हैं, पर काव्या अभी भी वैसे ही खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सरिता जी समझ जाती हैं कि काव्या अभी भी कल रात वाली बातों के बारे में ही सोच रही है। काव्या, देव अब ठीक है और अगर तुम खुद को ही गुनहगार मानती रहोगी तो देव को कैसे संभालोगी बेटा? अभी तुम सिर्फ ये सोचो कि हमारा देव बिल्कुल ठीक है। मैं अंदर देव के पास जा रही हूँ और तुम भी जल्दी से ये आंसू साफ करोगी और अंदर आओगी, ठीक है? काव्या हाँ में सिर हिला देती है। सरिता जी देव के रूम के अंदर चली जाती हैं, तो देव बेड पर अपनी आंखें खोले लेटा हुआ था। सरिता जी देव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, देव कैसा है बेटा? सरिता जी की आंखें भरी हुई और आवाज भर्राई हुई थी। मैं ठीक हूँ माँ, और प्लीज आप ऐसे रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देव सरिता जी के आंसू पोंछते हुए कहता है, अच्छा माँ, घर पर सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। पर देव की नजरें अभी भी दरवाजे पर थी। देव को देखकर सरिता जी समझ गई थी कि देव काव्या को ढूंढ रहा है कि तभी देव के रूम का दरवाजा खुलता है तो सामने काव्या खड़ी थी। काव्या धीरे धीरे देव की ओर बढ़ रही थी और अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश भी कर रही थी। काव्या की सूजी हुई आंखें और बिखरे बाल बता रहे थे कि वो कल से यही है और सिर्फ रोने में ही है। काव्या आकर देव के बेड के पास खड़ी हो जाती है।
आओ काव्या, तुम देव के पास बैठो। मैं घर पर फोन करके सबको बताकर आती हूँ कि देव को होश आ गया है। घर पर भी सब लोग परेशान होंगे। तुम बैठो देव के पास। सरिता जी काव्या को अपनी जगह बैठाते हुए कहती हैं। सरिता जी फोन करने बाहर चली जाती हैं, पर काव्या अभी भी अपने आंसुओं से भरी आंखों से देव को देख रही थी। पर जब उन आंसुओं को रोकना उसके लिए मुश्किल हो जाता है तो काव्या देव के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। देव, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आप इतने दर्द में है ना मैं आपके घर आती और ना ही ये सब होता। सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो देव। बस काव्या, कितना रोगी अब, और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? लगने देती मुझको गोली? नहीं ना, तो मैं तुमको कैसे कुछ होने दे सकता था? और इस जख्म से ज्यादा तो मुझे तुम्हारे ये आंसू तकलीफ दे रही हैं। देव काव्या के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। पर काव्या को अभी भी देव के सीने पर सिर रखे सिसक रही थी कि तभी रूम में डॉक्टर आ जाती हैं और काव्या झटके से खड़ी हो जाती है। डॉक्टर देव के पास आकर उसका चेकअप करते हुए कहते हैं, कैसा फील कर रही हैं आप अब आप मिस्टर देव? ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है अभी आपको? अच्छा फील कर रहा हूँ डॉक्टर, और अब दर्द भी थोड़ा कम है, देव काव्या को देखते हुए कहता है। पर काव्या का ध्यान तो देव के जख्म पर था। डॉक्टर, आपके पास दर्द नापने वाली मशीन भी होती है जिससे नापकर ये बता सकें कि आपके पेशेंट को कितना दर्द हो रहा है? देव मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मिस्टर देव, ऐसी कोई मशीन नहीं है, ये तो पेशेंट को खुद ही पता होता है कि उसको दर्द हो रहा है या नहीं। पर आपको ऐसी मशीन की क्या जरूरत पड़ गई? अरे मुझे नहीं डॉक्टर, किसी और को जरूरत है ऐसी मशीन की, देव काव्या की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जो अभी भी उसी जगह को देख रही थी जहां देव को गोली लगी थी। डॉक्टर देव की बात समझ जाते हैं और काव्या को समझाते हुए कहते हैं, डोंट वरी मिस काव्या, मिस्टर देव अब ठीक हैं और कुछ दिनों में उनका ये जख्म भी भर जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस मिस्टर देव का ध्यान रखिए। थैंक यू डॉक्टर, काव्या भर्राए हुए गले से कहती है। फिर काव्या देव की तरफ देखती है जो उसको ही देखकर मुस्कुरा रहा था। देव को हॉस्पिटल में रहते हुए पूरे 10 दिन हो गए थे और काव्या देव का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी कि तभी इसी बीच सलोनी को अपने यूएस जाने के लिए किसी पेपर वर्क के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा था। अब क्योंकि काव्या तो देव को छोड़कर दिल्ली जा नहीं सकती थी, तो सलोनी को विनोद दिल्ली लेकर जाने वाला था। आज ही सलोनी दिल्ली के लिए निकलने वाली थी और आज ही देव को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा था। अब क्योंकि सलोनी को दिन तक निकलना था तो वो देव से मिलने हॉस्पिटल ही आ जाती है। तो दिल्ली के लिए कब निकल रही हो सलोनी? और विनोद तुमको कहाँ मिलेगा? बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ जीजू, 1 बजे की फ्लाइट है और विनोद जीजू सीधा मुझे दिल्ली में ही मिलेंगे। ओके, तो अपना ध्यान रखना और सारे पेपर्स अच्छे से पढ़कर ही साइन करना, और विनोद तो तुम्हारे साथ है ही। ओके जीजू, और आप भी अपना ध्यान रखना, सलोनी मुस्कुराते हुए कहती है। अरे मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारी दी है ना, देखो अभी भी मेरी रिपोर्ट्स ही देख रही है। फिर देव काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, जो अभी भी देव की रिपोर्ट्स हाथ में लेकर बहुत ध्यान से कुछ देख रही थी। अरे रानी साहिबा, आप छोड़ दीजिए उन रिपोर्ट्स को, डॉक्टर देख गए हैं रिपोर्ट्स को और सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं। हाँ मुझे पता है डॉक्टर्स देख गए हैं, पर एक बार मैं भी देखकर तसल्ली कर लेना चाहती हूँ, काव्या देव की रिपोर्ट से नजरें उठाए बिना कहती है कि तभी सलोनी उठकर काव्या के हाथ से रिपोर्ट्स वाली फाइल लेकर वापस रखते हुए कहती हैं, दी ये रिपोर्ट्स डॉक्टर देखकर चले गए हैं और ये सारी रिपोर्ट्स ओके हैं। अब आप इनको दोबारा देखकर क्या करोगे? आपको जीजू पर ध्यान देना है, इन रिपोर्ट्स पर नहीं। रिपोर्ट्स ठीक हैं, तबीयत जीजू की खराब है, सलोनी हंसते हुए कहती है और सलोनी के साथ देव भी हंसने लगता है। अच्छा, तो आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? काव्या गुस्सा करते हुए कहती है। नहीं मेरी प्यारी दी, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि आपको समझा रहे हैं कि इतना सोचोगी तो आपका सिर दर्द करने लग जाएगा। सलोनी काव्या के गाल खींचते हुए कहती है, और हाँ दी, जीजू के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, और मेरी कैब आ गई है तो मैं चलती हूँ, वरना एयरपोर्ट पहुँचने में देर हो जाएगा। सलोनी काव्या को गले लगाते हुए कहती है, ठीक है दादी अम्मा, मैं अपना भी ध्यान रखूंगी और तेरे जीजू का भी, और दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले मुझे कॉल करना, भूलना मत, समझी? यस बॉस। अब मैं जाऊं? जा और अपना ध्यान रखना, काव्या सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है। सलोनी देव और काव्या को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है।
देव बहुत देर से नोटिस कर रहा था कि काव्या आज कुछ परेशान लग रही है। वो काव्या को अपने पास बुलाता है और उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, क्यों परेशान हो आज इतना? देव काव्या से सीधा सवाल करता है। परेशान? मैं नहीं तो, काव्या हड़बड़ाते हुए कहती है। जब जानती हो मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगी तो क्यों बोलती हो? अब जल्दी से बताओ क्या बात है। नहीं, परेशान नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों आज एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूटने वाला है जिसको मैं चाह कर भी नहीं पकड़ पाऊंगी, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। देव काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, कुछ नहीं छूटेगा, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हारे हाथों से कुछ छूटने नहीं दूंगा। और अब ज्यादा मत सोचो, वरना मेरी तरह अपनी भी तबीयत खराब कर लोगी। काव्या कुछ कहती उससे पहले काव्या का फोन बजने लगता है। वो अपना फोन उठाकर देखती है तो फोन उसकी सेक्रेटरी राखी का था। वो फोन उठा लेती है। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, देव सर कैसे हैं? सॉरी मैम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, वो मिस्टर मित्तल वाला प्रोजेक्ट आपको याद है जिसको आप हैंडल कर रहे थे? हाँ मुझे याद है, पर उन्होंने तो हमारे साथ काम करने से मना कर दिया था। हाँ मैम, उस वक्त उन्होंने मना कर दिया था, पर आज वो दोबारा हमारे साथ मीटिंग करना चाहती हैं। और अगर आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही तो आप भी जानती हैं कि हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू के लिए कितना अच्छा रहेगा। हाँ मैं जानती हूँ राखी, पर मैं अभी देव को छोड़कर किसी मीटिंग के लिए नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ मैम, आप देव सर के साथ हैं, पर मैम अगर आप सिर्फ आधे घंटे के लिए आ सकते तो भी मीटिंग। नहीं राखी, मैं आधे घंटे क्या 10 मिनट के लिए भी नहीं आ सकती। काव्या राखी की पूरी बात सुने बिना ही उसको मना कर देती है कि तभी देव काव्या के हाथ से फोन छीन लेता है। हेलो राखी, मैं देव बोल रहा हूँ, तो मीटिंग की तैयारी करो, तुम्हारी काव्या मैम मीटिंग के लिए आधे घंटे में ऑफिस पहुँच जाएगी। देव काव्या को देखते हुए कहता है, जो ये सुनकर देव को गुस्से से देख रही थी। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। अब आप कैसे हैं सर? देव की आवाज सुनकर राखी थोड़ा हड़बड़ा जाती है। मैं भी ठीक हूँ, और तुम्हारी मैम भी मीटिंग के लिए पहुँच रही है। ओके सर, एंड थैंक यू सर, राखी खुश होते हुए कहती है। देव फोन रख देता है, पर काव्या अभी भी देव को गुस्से से घूर रही थी, और फोन रखते ही देव पर बरस पड़ती है। क्या जरूरत थी आपको राखी से हाँ बोलने की? मैंने मना कर दिया था ना, और मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, समझे आप? बिल्कुल समझ गया। देव मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, पर तुम ये नहीं समझ रही हो काव्या, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि पापा के लिए उनकी कंपनी बिल्कुल उनके बच्चों की तरह है। उनका एक बच्चा तो वैसे ही हॉस्पिटल में है, और अगर उनके दूसरे बच्चे को भी कोई परेशानी होगी तो वो सहन नहीं पाएंगे। और मैं ठीक हूँ काव्या, और आज तो मुझे डिस्चार्ज भी मिल रहा है। जब तुम पापा के एक बच्चे का इतना ख्याल रख रही हो तो क्या पापा के लिए उनके दूसरे बच्चे का ख्याल नहीं रखोगी? प्लीज, आपको प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है देव। मैं ऑफिस जाऊंगी और मीटिंग भी अच्छे से हैंडल करूंगी, पर एक शर्त पर कि पापा का ये बच्चा मेरे यहाँ से जाने के बाद अपना पूरा ध्यान रखेगा, टाइम पर दवाई लेगा, और खाने में माँ को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। और अरे एक मिनट, तुम सिर्फ कुछ देर के लिए मुझसे दूर जा रही हो, हमेशा के लिए नहीं, जो इतना समझा रही हो। शाम को हम घर पर ही मिलेंगे। अब आप बात मत बदलो, पहले मुझसे सारे वादे करो। काव्या अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है। अच्छा रानी साहिबा, किए सारे वादे, देव काव्या के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है। फिर काव्या देव के हाथ से अपना हाथ खींचकर देव के माथे को चूमते हुए कहती है, आप अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। बाय देव। इतना कहकर काव्या वहां से चली जाती है। पर आज काव्या का देव के हाथ से अपना हाथ खींचना देव की धड़कनें बढ़ा देता है। वो बस एक टक वहां से जाती हुई काव्या को देखता रहता है। ऑफिस जाने से पहले काव्या को अपने घर जाना पड़ता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की कुछ फाइल्स काव्या के घर पर ही थी। तो काव्या पहले अपने घर जाती है, पर अपने घर का दरवाजा खुला देख काव्या चौंक जाती है और किसी अनहोनी के डर से भागते हुए अपने घर के अंदर जाती है। पर घर के अंदर पहुंचते ही उसे कोई उसके पापा की फोटो के सामने हाथ बांधे खड़ा दिखता है। अंधेरे और अपनी तरफ पीठ होने की वजह से वो शख्स का चेहरा नहीं देख पा रही थी। तो काव्या सबसे पहले हॉल की लाइट ऑन करके उस शख्स को पीछे से आवाज लगाती है, कौन है आप और मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? देखना छोटे, तेरी बेटी को तेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तू वहाँ इतना परेशान हो रहा है और तेरी बेटी को कुछ पता ही नहीं है। इतना कहते हुए वो शख्स काव्या की तरफ पूरा घूम जाता है और उसको देखते ही काव्या डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि रतन सिंह ही था।
अरे अरे बेटा, डरो मत। आज यहाँ तुमको कोई हानि पहुँचाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अरे बेटा, तुझे क्या बताऊँ, कल मेरा छोटा यानी तेरा पापा मेरे सपने में आया था। तुम्हें पता है बेचारा कितना परेशान था। मुझे कह रहा था कि भैया यहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ कोई मुझसे बात करने वाला ही नहीं है, बहुत अकेलापन महसूस होता है मुझे यहाँ। उसको उस हालत में देखकर मुझे तो रोना ही आ गया। फिर मैंने उससे कहा कि तू चिंता मत कर छोटे, तेरा बड़ा भाई है ना, वो तुझे ऐसे परेशान होते हुए बिल्कुल भी नहीं देखेगा। मैं तेरे पास कुछ लोगों को भेजता हूँ ना, वो भी तेरे जैसे ही हैं, अच्छे भले लोग, और तेरी बेटी के तो बहुत करीब हैं। वो लोग तेरे पास आकर तेरी बेटी के बारे में भी तुझे सब कुछ बता देंगे और तेरा मन भी लग जाएगा। रतन सिंह बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहता है। अब कहना क्या चाहते हो? काव्या डरते डरते कांपती आवाज में कहती है। अरे छोटे, तेरी तरह तेरी बेटी भी बहुत भोली है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ इसे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आजकल तुझे कुछ ज्यादा ही प्यार दे रही हैं और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तेरे वो नए माँ बाप, तेरा होने वाला पति, उसका भाई और वो बेचारा बूढ़ा। ये सुनते ही काव्या के जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। अरे अरे बेटा, अभी तो मैंने सिर्फ नाम बताए हैं और तूने अभी ही हार मान ली। अभी तो मैं तुझे ये भी बताऊंगा कि उनको मैं अपने छोटे के पास कैसे भेजूंगा। चलो अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अपनी ही हो। तो सुनो, बहुत अच्छी मौत देने की सोची है मैंने उन्हें। रतन सिंह हंसते हुए कहता है और फिर अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, वो देख, सामने से तेरे देव और उसके बाप खुशी खुशी गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं कि तभी एक बड़ा सा ट्रक आता है और पीछे से उनकी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारता है और एक आवाज आती है, बूम। और इस पहली ही टक्कर में वो तेरा नया पापा महेश पहुंच गया मेरे छोटे के पास। फिर बेचारा वो देव, जिसमें अभी भी थोड़ी सी जान बची है, वो गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा है, पर फिर वही ट्रक दोबारा आता है और फिर उनकी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारता है और इस बार वो बेचारा देव भी गया। रतन सिंह हंसते हुए ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, फिर बारी आई तेरी वो नई माँ की। सोच, वो बेचारी इन सब से अनजान कि उसका सुहाग और उसकी कोख दोनों उजड़ गई हैं और वो भी अपनी ही उस नई बेटी के कारण। और वो बेचारी अभी भी उसके लिए खाना बना रही है कि तभी दरवाजे से कुछ गुंडे उसके घर में घुस जाते हैं और उस पर तबाही तोड़ गोलियां चला देते हैं कि तभी गोलियों की आवाज सुनकर उसका छोटा बेटा सामने से भागते हुए बाहर आ रहा है और फिर वो भी उन गोलियों का शिकार हो जाता है। हर तरफ सिर्फ खून ही खून। और तभी वहाँ उनका वो बूढ़ा दादा आता है। अरे उस बेचारे को तो मारने में मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, वो बेचारा तो ये सब देखकर ऐसे ही मर जाएगा और एक झटके में सारा परिवार खत्म। रतन सिंह पागलों की तरह हंसते हुए कहता है। रतन सिंह फिर काव्या के पापा की फोटो की ओर देखते हुए कहता है, क्यों छोटे, अब तो तुझे ऊपर अकेलापन महसूस नहीं होगा ना? बहुत सारे लोग भेज रहा हूँ तेरे पास, अब तो खुश है ना तू? या फिर किसी और को भी भेजूं तेरे? बस बस, अब और नहीं सुन सकती मैं। क्यों कर रहे हो ये सब? क्या बिगाड़ा है उस परिवार ने तुम्हारा? तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना? एक जमीन के लिए कोई कैसे इतना नीचे गिर सकता है? कैसे कैसे? काव्या अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए कहती है। काव्या बुरी तरह हाफते हुए गुस्से से कांप रही थी। मैं कितना नीचे गिर सकता हूँ इसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती लड़की, और वो जमीन तो मैं एक झटके में तुझसे छीन सकता हूँ, और वो जमीन तो तुझे दर्द देने के लिए सिर्फ एक बहाना भरती। मैं तो सिर्फ तुझसे बदला लेना चाहता था, तेरे बाप का बदला। जिस तरह तेरे बाप ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा पूरा परिवार मुझसे दूर कर दिया, उसी तरह अब मैं उसकी बेटी को भी वैसे ही बर्बाद कर दूंगा। और तू पूछ रही थी ना कि उस परिवार का उसमें क्या कसूर है, तो उनका कसूर ये है कि उन्होंने तुझ जैसी लड़की को अपने परिवार का हिस्सा बनाया, और जब तक तेरा नाम उस परिवार के साथ जुड़ा रहेगा तब तक उन पर मौत की तलवार लटकी रहेगी, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगी, सिर्फ तू। रतन सिंह अपने दांत पीसते हुए कहता है और वहां से जाने लगता है कि तभी दोबारा पीछे मुड़कर कहता है, उन लोगों की जान मैं नहीं बल्कि तू लेगी। अगर दोबारा तू उन लोगों के पास गई तो वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर रतन सिंह काव्या के घर का दरवाजा जोर से बंद करते हुए वहां से चला जाता है और काव्या ये सब सुनकर पत्थर सी वहीं बैठी रह जाती है। शाम तक देव भी डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। सरिता जी देव की नजर उतारती हैं और फिर विक्की देव को उसके रूम में आराम करने के लिए ले जाता है।
सरिता जी देव को खाना खिलाकर उसको दवा देकर सुला देती हैं और देव भी दवा खाकर गहरी नींद में सो जाता है। इतने दिनों से थके होने की वजह से बाकी सब लोग भी जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, पर अभी तक किसी को भी काव्या का ध्यान नहीं आया था। अगली सुबह भी देव देरी से ही उठता है। सरिता जी भी देव का चाय नाश्ता देव के रूम में ही ले जाती हैं। देव चाय का कप उठाते हुए कहता है, माँ आपकी काव्या से कोई बात हुई क्या? उसको तो कल शाम तक ही आ जाना चाहिए था, पर वो अभी तक नहीं आई है। हाँ बेटा, मैं भी सुबह से उसको फ़ोन कर रही हूँ, पर वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। पर वो तो ऐसा कभी नहीं करती, मैं अभी उसको कॉल करता हूँ। देव कुछ परेशान होते हुए कहता है। देव काव्या को फ़ोन लगाता है, पर काव्या अभी भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। देव बार बार काव्या को फ़ोन करता है, पर काव्या फ़ोन नहीं उठाती। देव फिर ऑफिस में फ़ोन करता है, जहाँ से उसको पता चलता है कि काव्या आज क्या कल भी ऑफिस नहीं आई थी। ये सुनकर देव बेचैन हो जाता है और अपने बिस्तर से उठकर नीचे आ जाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है कि तभी सरिता जी देव को रोकते हुए कहती हैं, क्या हुआ देव, और तू इस हालत में कहाँ जा रहा है? माँ, काव्या का फोन नहीं लग रहा है और वो कल हॉस्पिटल से ऑफिस के लिए निकली थी, पर वो ऑफिस पहुँची ही नहीं। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है माँ। पर तू इस हालत में कहाँ जाएगा बेटा? तू रुक, मैं विक्की को काव्या के घर भेजती हूँ, क्या पता वो अपने घर पर ही हो। कि तभी सामने से विक्की आता हुआ दिखता है। उसके हाथ में एक लिफाफा था और चेहरे पर कुछ असमंजस के भाव। विक्की देव को वो लिफाफा देते हुए कहता है, पर अभी भी उसके चेहरे पर वही असमंजस के भाव थे। भाई, ये लेटर आपके लिए काव्या भाभी ने भेजा है। क्या? काव्या ने लेटर भेजा है? पर वो खुद कहाँ है? पता नहीं भाई, बाहर अभी एक लड़का आया था और मुझे ये लेटर ये कहकर दे गया कि इसको देव मल्होत्रा को दे देना। ये काव्या पुरोहित ने दिया है और फिर मैं ये लेकर अंदर आ गया। तब तक महेश जी और धनंजय जी भी हॉल में आ गए थे। देव बिना समय गवाए जल्दी जल्दी उस लिफाफे को खोलकर लेटर पढ़ना शुरू करता है। देव, आज ये लेटर आपको इसीलिए भेज रही हूँ क्योंकि जो बात मैं इस लेटर में लिख रही हूँ वो बात मैं आपको सामने से नहीं बता पाऊंगी। देव, मैंने जितना भी समय आपके साथ बिताया वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था। आपने मुझे वो खुशियाँ दी जो शायद ही मुझे कभी मिल पाती। आपकी वजह से ही मुझे माँ, पापा, दादू, विक्की जैसे अनमोल रिश्ते मिले, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया जितना शायद ही कभी मुझे मिल पाता। पर शायद हमारा इतना ही साथ था देव। जब तक ये लेटर आपको मिलेगा तब तक मैं आपसे और इस मुंबई शहर से बहुत दूर जा चुकी होंगी, इतना दूर कि शायद आप मुझे अब कभी ना देख पाएं। हमारा साथ यहीं तक था देव। मुझे पता है आपके लिए इस बात को मानना मुश्किल होगा, पर यही सच है देव। मैं आपसे और आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी हूँ। शायद हमारे हाथों में साथ रहने की लकीरें हैं ही नहीं। मुझे माफ़ कर देना देव, पर आज मैं उस दो राहे पर खड़ी हूँ जहाँ से मुझे आपका साथ छोड़ना होगा। अब आपके साथ आगे का सफ़र तय नहीं कर पाऊंगी। आपके लिए इसको मानना मुश्किल है, पर यही सच है देव। मैं अब आपके साथ नहीं हूँ, पर आप अपनी ज़िंदगी यहीं पर मत रोकना देव, क्योंकि अब आपको मेरे बिना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। कोशिश कीजिएगा कि आप ये भूल जाओ कि आपकी ज़िंदगी में कोई काव्या नाम की लड़की आई थी। मुझको आप एक बुरा सपना समझकर भूल जाना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना देव, और अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना। बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाऊंगी। आपकी काव्या नहीं लिखूंगी, क्योंकि अब आपको अपने साथ किसी बंधन में नहीं बांधूंगी। बस अपना हमेशा ध्यान रखिएगा, काव्या। देव के हाथ से लेटर गिर जाता है और वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है। ये सब पढ़कर देव का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वहाँ मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू और कुछ सवाल थे कि काव्या ने ऐसा क्यों किया। कुछ देर ऐसे ही शांत रहने के बाद देव जल्दी से अपना फोन उठाता है और राधिका को कॉल करता है, पर 2-3 बार कॉल करने पर भी राधिका देव का फोन नहीं उठाती, क्योंकि देव का कॉल देखकर राधिका समझ गई थी कि देव काव्या के बारे में ही पूछने के लिए कॉल कर रहा है। पर देव भी राधिका को लगातार कॉल किए जा रहा था, तो अब राधिका को फोन उठाना पड़ता है, पर वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करती है। हेलो देव, कैसे हो? राधिका, काव्या कहाँ है? देव भर्राए हुए गले से कहता है, काव्या? काव्या वहीं मुंबई होगी। अरे भूल गए हो क्या, मेरी शादी हो गई है और मैं बेंगलोर में रहती हूँ, मुंबई में नहीं। राधिका हंसते हुए कहती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ राधिका, मुझे पता है तुमको पता है काव्या कहाँ है, तो प्लीज राधिका मुझे बताओ काव्या कहाँ है। देव बिल्कुल गंभीर होकर कहता है, देव मुझे सच में नहीं पता काव्या कहाँ है। राधिका, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। सॉरी देव, मैं तुमको कुछ नहीं बता सकती।
राधिका अपनी पूरी बात करती है उससे पहले ही देव चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा सॉरी सुनने के लिए फोन नहीं किया है राधिका, मुझको सिर्फ ये जानना है कि काव्या कहाँ है। देव के इस तरह चिल्लाने पर राधिका सहम जाती है कि तभी देव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद को शांत करते हुए कहता है, सॉरी राधिका, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, पर प्लीज़ मुझे ये बता दो काव्या कहाँ है। देव, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर मैं तुमको कुछ नहीं बता सकती क्योंकि उसने मुझे कसम दी है कि अगर मैंने किसी को भी उसके बारे में कुछ भी बताया तो वो खुद के साथ कुछ गलत कर लेगी। ये सुनते ही देव की आंखों से आंसू की एक बूंद टपककर जमीन पर गिर जाती है, पर फिर कुछ देर शांत रहने के बाद देव राधिका से कहता है, ठीक है राधिका, अगर काव्या मुझसे दूर रहना चाहती है तो ठीक है, अब मैं उसको अपने पास आने के लिए कहूँगा भी नहीं, लेकिन अगर कभी भी तुम्हारी काव्या से बात हो तो उसको इतना जरूर कह देना कि उसने आज उस देव को मार दिया जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। आज वो देव मर गया जिसको काव्या ने ही बहुत बेरहमी से मार दिया। इतना कहकर देव अपना फोन रख देता है और गुस्से से भागते हुए ऊपर की ओर जाने लगता है। देव, सुन, तू कहाँ जा रहा है? रुक देव, सरिता जी देव के पीछे जाते हुए आवाज लगाते हुए कहती हैं, पर देव बिना कुछ सुने बस ऊपर की तरफ भागता जा रहा था और उसके पीछे पीछे सब भी भाग रहे थे। देव सीधा टेरेस पर जाकर उस झूले के सामने जाकर रुकता है जहां कभी उन दोनों ने अपने भविष्य के सपने देखे थे कि तभी देव की नज़र किनारे पर रखी लोहे की रोड पर पड़ती है। देव उसको उठाता है और उस झूले को तोड़ने लगता है, जैसे उस देव को खत्म कर रहा हो जिसने कभी काव्या से प्यार किया था। झूले को तोड़ते तोड़ते उसके हाथ भी जख्मी हो गए थे कि तब तक पूरा परिवार भी वहां पहुंच चुका था। देव को इस तरह झूले को तोड़ता देखकर सरिता जी डर जाती हैं और महेश जी और विक्की देव को रोकने के लिए उसके पास भागते हैं, पर देव तो पागलों की तरह झूले पर रोड मारे जा रहा था कि तभी विक्की देव को पीछे खींचते हुए कहता है, बस करो भाई, वो पूरी तरह टूट गया है। पर देव कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो विक्की से खुद को छुड़वाता है और स्टोर से कैरोसिन लाकर उस टूटे हुए झूले पर डालकर उसमें आग लगा देता है और फिर वहीं खुद भी जमीन पर बैठ जाता है। सब लोग पहली बार देव का ये रूप देख रहे थे। सरिता जी जल्दी से देव के पास जाती है और उसको गले लगा लेती है। देव अभी भी बस एक टक उस जलते हुए झूले को देख रहा था। फिर वो सरिता जी को झूले की तरफ इशारा करते हुए कहता है, माँ, मैंने मार दिया उस देव को जो काव्या से प्यार करता था। जल गया आज वो देव इस आग में। माँ, क्यों किया काव्या ने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो उसे सिर्फ सच्चा प्यार किया था। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा माँ, कभी नहीं। देव सरिता जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। मैं भी तुमको कभी माफ नहीं करूँगी काव्या। आज तुमने देव को ही नहीं बल्कि हम सबको भी मार दिया। सरिता जी रोते हुए अपने मन में सोचती हैं। अब वर्तमान में काव्या अभी भी वहीं बैठे सामने से उगते सूरज को देख रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वो फोन उठाकर देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि फोन राधिका का था। हेलो मेरी हीरोइन, कैसी है? राधिका चहकते हुए कहती है। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? और जीजू और अवनी कैसी हैं? मैं, विनोद, अवनी, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। अवनी राधिका की 6 साल की बेटी थी। फिर काव्या गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहती है, राधिका, देव कैसी है? वही मैं सोचूं अभी तक तूने ये सवाल क्यों नहीं पूछा, वरना 7 साल में एक यही सवाल है जो तू हर बार ऐसे ही हिचकिचाते हुए पूछती है। काव्या, तू वापस मुंबई क्यों नहीं आ जाती? 7 साल बीत गए हैं पर एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तेरे मुंह से देव का नाम ना सुना हो। तूने आज तक मुझे भी अपने मुंबई छोड़ने का कारण नहीं बताया। सलोनी को भी इतना जल्दी यूएस भेज दिया था। ऐसा क्या हो गया था काव्या जो तूने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया? कम से कम तू देव के बारे में तो सोचती। उसकी क्या गलती थी इसमें? तो हर बार मुझसे यही बोलती है राधिका, और मेरा जवाब भी अच्छे से जानती है कि अब मैं कभी मुंबई नहीं आऊंगी। और रही बात देव की, तो उनको मेरे से दूर रहना ही ठीक है। हाँ, सही कहा, देव का तुझसे दूर रहना ही ठीक है। दूर रहना क्या, देव तो तुझसे दूर हो गया। सगाई कर ली है उसने 2 हफ्ते पहले, राधिका गुस्से से कहती है। ये सुनते ही काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो भर्राए गले से कहती है, क्या देव ने सगाई कर ली? काव्या इससे आगे कुछ नहीं बोल पाती। हाँ, कर ली देव ने सगाई। अब तेरे लिए तो बैठा नहीं रह सकता था, क्योंकि तूने तो कसम खाई है ना मुंबई वापस आएगी और ना देव की जिंदगी में। तो उसको भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था ना।
नहीं नहीं राधिका, तू गलत सोच रही है। मैं खुश हूँ कि देव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। मैं भी तो यही चाहती थी ना। काव्या की आवाज अभी भी भारी थी। हाँ तो बढ़ गया अब आगे। तो तू अपनी खुशी जाहिर कर और पूरे शहर में लड्डू बांट, ठीक है। इतना कहकर राधिका गुस्से से फोन रख देती है। पर काव्या के कानों में अभी भी राधिका की कही हुई बातें गूंज रही थी और आंखों से बहते आंसू उस दर्द को बयां कर रहे थे जो उन बातों से हुआ था। क्योंकि आज देव को अपना समझने का हक भी काव्या खो चुकी थी कि तभी दो छोटे छोटे हाथ पीछे से काव्या की आंखों को ढक लेते हैं। तो काव्या भीगी आंखों से भी मुस्कुराते हुए उन हाथों को पकड़कर अपने आगे लाते हुए कहती है, अरे हमारे अभी बाबू आज इतना जल्दी कैसे उठ गए? अरे अभी बातों का टाइम नहीं है कली, जल्दी अंदर चलो, पापा तुमको बुला रहे हैं। अभी काव्या का हाथ पकड़कर अपनी कोमल आवाज से कहता है। अभी मोहित और पूजा का 5 साल का बेटा था और काव्या यहाँ उनके साथ ही रहती थी। मोहित और पूजा यहाँ एनजीओ चलाते थे और काव्या उनके एनजीओ में उनकी मदद करती थी और अभी उनका ही बेटा था। अभी अपनी छोटी उंगलियों से काव्या का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है जहाँ मोहित और पूजा पहले से ही मौजूद थे और बहुत खुश लग रहे थे। काव्या को देखते ही मोहित भागता हुआ काव्या के पास आता है और काव्या के मुंह में पूरा लड्डू डालकर उसको गोल गोल घुमाने लगता है। मुंह में पूरा लड्डू होने की वजह से काव्या को खांसी आने लगती है। मोहित क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो काव्या को, देखो उसको कितनी खांसी आ रही है। पूजा मोहित पर गुस्सा करते हुए काव्या को बैठाकर पानी का गिलास देते हुए कहती है। सॉरी मैं भूल गया था। मोहित अपना कान पकड़ते हुए कहता है, इट्स ओके मोहित, मैं ठीक हूँ। और क्या बात, आज हमारा डफर बहुत खुश लग रहा है। काव्या पानी पीते हुए कहती है, आज तुम्हारा डफर बहुत खुश है काव्या, और जो बात ये तुमको बताने वाला है उसको सुनकर तुम भी खुशी से उछलने लगोगी। पूजा काव्या के गले में हाथ डालते हुए कहती है, अच्छा तभी मुझे जल्दी जल्दी अंदर बुलाया गया है। तो बताओ जल्दी किसका वेट कर रहे हो? तो बात ये है कि पूरे उत्तराखंड में हमारे एनजीओ को नंबर 1 पोजीशन मिली है और जिसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम हमें अप्रिशिएट करने खुद यहाँ आ रहे हैं। मोहित खुश होते हुए कहता है, क्या मतलब वाओ यार, नंबर 1, कांग्रेचुलेशन। अब तुम दोनों इतनी मेहनत करते हो तो नंबर 1 पर तो तुमको आना ही था। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा सिर्फ हम दोनों की मेहनत? पूजा काव्या के पास आकर कहती है, हाँ मेरी भी। अब मैं अपनी तारीफ खुद थोड़ी ही कर सकती हूँ, तो मुझे तो कांग्रेचुलेट तुम लोग ही करोगे ना। काव्या मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहती है कि तभी मोहित और पूजा दोनों काव्या को गले लगा लेते हैं। तू तो सबसे स्पेशल है, तेरे बिना तो यहाँ तक पहुँचने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। कली, पापा छोड़ो मेरी कली को, वो आपकी नहीं मेरी कली है। अभी कुर्सी पर खड़े होकर मोहित को काव्या से दूर करते हुए कहता है। अभी की इस बात पर तीनों हंसने लगते हैं। काव्या अभी को गोदी में उठाकर टेबल पर बैठाती है और मोहित पर झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहती है, बिल्कुल मुझे सिर्फ मेरा अभी कली बोल सकता है और कोई नहीं, समझा तो मोहित? जी बिल्कुल काव्या जी, मैं समझ गया, वरना हमारे अभी तो हमसे नाराज हो जाएंगे। मोहित हंसते हुए कहता है, हाँ पापा, क्योंकि कली सिर्फ मेरी है। अभी अपनी नन्ही नन्ही बाहें काव्या के गले में डालते हुए कहता है तो मोहित और पूजा हंसने लगते हैं। इसी तरह सुबह से रात हो जाती है और सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। पूजा मोहित को खाना परोस रही थी और काव्या अभी को खाना खिला रही थी कि तभी पूजा अभी को कहती है, अभी मम्मा के पास आओ, मम्मा आपको खाना खिला देगी। अब आप काव्या को भी खाना खाने दो। नहीं मम्मा, मैं कली के हाथ से खाना खाऊंगा। अभी मैंने बोला ना इधर आओ। पूजा अभी को डांटते हुए कहती है तो अभी काव्या के दुपट्टे में छिप जाता है। अरे रहने दो पूजा, मैं अभी को खाना खिलाकर खा लूंगी। अच्छा कल की सारी प्रिपरेशन हो गई ना? मैंने यहाँ पर सब कुछ देख लिया है और अगर कुछ बचा है तो तुम मुझे अभी बता दो। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो गया है। पूजा काव्या के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, फिर ठीक है, अभी का खाना हो चुका है, मैं इसको सुला कर आती हूँ। काव्या अभी को गोद में उठाकर ले जाते हुए कहती है, काव्या पहले तुम खाना खाओ, दिन में भी तुमने ढंग से कुछ नहीं खाया था, और अभी को मुझे दो, उसको मैं सुला देती हूँ। पूजा खड़े होते हुए कहती है, नहीं पूजा, तुम बैठो और पहले अपना खाना पूरा करो। खाना बीच में छोड़कर उठना अन्न का अपमान होता है। मैं अभी को सुलाकर खाना खा लूंगी। इतना कहकर काव्या अभी को लेकर अंदर चली जाती है। मोहित, आज काव्या कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। सुबह से ही जबरदस्ती खुद को किसी न किसी काम में उलझा कर रखे हुए है, जैसे कुछ भूलना चाहती हो।
पर भूल नहीं पा रही हो। पूजा काव्या को अंदर जाते हुए देखते हुए कहती है। अगले दिन मोहित और पूजा तैयार होकर काव्या का वेट कर रहे थे, क्योंकि डीएम सर के आने का समय हो गया था कि तभी उनको सामने से काव्या आती हुई दिखती है। आज काव्या ने साड़ी पहनी थी जिसमें काव्या बहुत प्यारी लग रही थी। अभी दौड़कर काव्या के पास आता है और काव्या का हाथ पकड़कर कहता है, वाह कली, आज तो आप बिल्कुल परी जैसे लग रही हो। फिर खुद के कपड़े देखकर मायूस होते हुए कहता है, पर मैं तो अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मुझे भी आपके कलर के कपड़े पहनने हैं। कि तभी रंजना, जो एनजीओ में ही काम करती है, पूजा के पास आकर कहती है, मैम जल्दी चलिए, डीएम सर बाहर पहुँच गए हैं। क्या डीएम सर आ गए? मोहित, काव्या जल्दी चलो, डीएम सर यहाँ पहुँच गए हैं। पर अभी काव्या की साड़ी के रंग के कपड़े पहनने की जिद करने लगता है। पूजा, मोहित तुम लोग जाओ, मैं 10 मिनट में अभी के कपड़े चेंज करवा कर लाती हूँ, वरना ये ऐसे ही रोता रहेगा। ठीक है काव्या, तुम जल्दी आना। इतना बोलकर मोहित और पूजा बाहर चले जाते हैं। मोहित और पूजा के पहुंचने तक डीएम सर भी वहां पहुंच चुके थे और एनजीओ में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय उनका वेलकम कर रहे थे। तो पूजा और मोहित भी जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचते हैं। मोहित और पूजा की तरफ उनकी पीठ होने की वजह से वो दोनों अभी तक उनका चेहरा नहीं देख पाए थे। वो दोनों उनके करीब पहुंचते हैं और पूजा अपने हाथ में बुक के लिए उनको देते हुए कहती है, हेलो सर, आपका हमारे एनजीओ में स्वागत है। जैसे ही वो पूजा की तरफ पलटते हैं तो मोहित वो चेहरा देखकर चौंक जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो डीएम और कोई नहीं बल्कि देव ही था। थैंक यू मिसेस सूद, यहाँ ज्वाइनिंग लेते ही आपके इस एनजीओ के बारे में काफ़ी सुना था और देखकर लगता है कि जो सुना था सही सुना था। देव पूजा से बुक्के लेते हुए कहता है। मोहित तो अभी भी देव को वैसे ही खड़ा होकर देख रहा था। शायद देव ने मोहित को नहीं पहचाना था, पर मोहित देव को पहचान लेता है। पर पहले से देव बहुत बदल गया था। देव ने व्हाइट शर्ट, ब्लू पैंट, ब्लू कोट पहना था, जिसमें से उसकी जिम में तराशी हुई बॉडी साफ दिख रही थी। हाथों में चमचमाती घड़ी, अच्छे से सेट किए हुए बाल, क्लीन शेव और आंखों में नजर का चश्मा। आज देव पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, पर आज उसके हंसते हुए चेहरे पर एक गंभीरता थी जो शायद उसने चेहरे की उदासी को छुपाने के लिए ओढ़ी हुई थी। मोहित को देव को घूरता पाकर पूजा मोहित को कोहनी मारते हुए कहती है, क्या कर रहे हो मोहित? सर तुमसे कुछ पूछ रही हैं और तुम हो कि उन्हें घूरे जा रहे हो। मोहित हड़बड़ा जाता है और फिर देव को बुके देते हुए कहता है, वेलकम सर। थैंक यू मिस्टर सूद। देव के मुंह से मिस्टर सूद सुनकर मोहित समझ जाता है कि शायद देव ने उसको नहीं पहचाना, पर अब वो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा था कि काव्या बाहर ना ही आए, क्योंकि अगर उसने देव को देख लिया तो पता नहीं खुद को कैसे संभाल पाएगी। तो मिस्टर एंड मिसेस सूद, आप क्या एनजीओ देख लेते हैं? या सर, ऑफ कोर्स। कि तभी देव का फोन बजने लगता है और वो एक्सक्यूज मी कहकर उनसे थोड़ा दूर चला जाता है। मोहित, काव्या कहाँ रह गई? मैं देख कर आऊँ क्या? पूजा मोहित से कह ही रही होती है कि तभी सामने काव्या अभी का हाथ पकड़े उन दोनों के पास ही आ रही थी। क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? डीएम सर आए नहीं क्या? डीएम सर तो आ गए हैं, देखो वो रहे। पूजा देव की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जहाँ से देव उनकी ओर ही आ रहा था। आज इतने सालों बाद देव को अपने सामने देख काव्या के कदम लड़खड़ा जाते हैं। अगर मोहित काव्या के पास खड़ा ना होता तो शायद काव्या वहीं गिर जाती। मोहित काव्या को संभालते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ काव्या, देव को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर तुझ पर क्या बीत रही होगी, पर तुझे खुद को संभालना होगा काव्या। तब तक देव उनके पास पहुँच काव्या के बिल्कुल सामने खड़ा था। काव्या अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लेती है। सर, हमारा एनजीओ देखने से पहले इनसे मिलिए, ये है हमारे एनजीओ की जान, क्योंकि अगर ये ना होती तो शायद आप आज हमारे एनजीओ के बारे में इतना अच्छा नहीं सुन पाते। पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई मिस। सॉरी, मैं आपका नाम नहीं जानता। ये सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भर्राए गले से कहती है, काव्या पुरोहित। ओह काव्या पुरोहित, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस पुरोहित। तो मिस्टर एंड मिसेस सूद, अब हम आपका एनजीओ देख सकते हैं। देव काव्या से ऐसे मिल रहा था जैसे वो काव्या को जानता ही नहीं, जैसे वो काव्या से आज पहली बार मिल रहा हो और काव्या उसके लिए अनजान हो। ये सुनकर मोहित भी देव को हैरानी से देखने लगता है। या सर, पूजा तुम सर को अपने साथ लेकर जाओ और अभी आप भी मम्मा के साथ जाओ, मैं और काव्या भी अभी आते हैं। पूजा अभी को अपने साथ लेकर देव को लेकर वहाँ से चली जाती है।
पर काव्या अभी भी वैसे ही बुत बनकर खड़ी हुई थी कि तभी काव्या गहरी गहरी सांस लेने लगती है और काव्या को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसको देखकर मोहित घबरा जाता है और उसको पास लगी कुर्सी पर बैठाते हुए कहता है, काव्या तेरा पंप कहाँ है? काव्या अंदर की तरफ इशारा करती है। मोहित भागते हुए अंदर जाता है और काव्या का इनहेलर लाकर काव्या को दे देता है। काव्या अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। काव्या तो ठीक है ना? और जब तुझे पता है तुझे इतनी तकलीफ हो जाती है तो अपना इनहेलर अपने साथ क्यों नहीं रखती? मोहित घबराते हुए कहता है। अब काव्या को पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। काव्या धीरे से मोहित से कहती है, चल मोहित, वहाँ पूजा अकेली है। काव्या अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए वहाँ से जाने लगती है। आज का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 26 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।